नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 7 में। इस कोर्स का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं जहां पर हम बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन के बारे में कुछ अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें देखेंगे कि बेसिकली इस न्यूमेरिकल में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग नॉन कोहेरेंट मॉड्यूलेशन है तो आपको कितना एसएनआर लगेगा रेलिक फीडिंग चैनल में और एडब्ल्यूजीएन चैनल में। तो आपको बीईआर दिया गया है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बिट रेट आपको इसमें ऑलरेडी दिया गया है 10⁻³ और इसमें यह पूछा गया है कि आपको एसएनआर और ईबी बायनो, क्योंकि ये बाइनरी फेज शिफ्ट बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है तो इसमें एसएनआर और ईबी बायनो का डेफिनेशन सेम हो जाता है। और इसमें यह पूछा गया है कि आपको रेलिक फीडिंग एनवायरनमेंट में और एडब्ल्यूजीएन चैनल में कितना एसएनआर लगेगा। तो हमें ये पता है कि एडब्ल्यूजीएन चैनल में जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर एडब्ल्यूजीएन चैनल जो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग नॉन कोहेरेंट बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग का वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसमें बेसिकली हमें पी भी दिया गया है 10⁻³ और इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा सॉल्व करके हम ईबी बाय एनो निकाल सकते हैं। सिमिलरली फेडिंग केस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन फेडिंग केस जो बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग नॉन कोहेरेंट बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का है वो है 1/2 प्लस गैमा। इसे भी इस तरह से सॉल्व करके हम गैमा की वैल्यू निकाल सकते हैं और गैमा बेसिकली हम उससे गैमा इज इक्वल टू ईबी बाय एनओ फॉर अ फेडिंग चैनल। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि एवरेज एसएनआर को गैमा जो है वो एवरेज एसएनआर है और एवरेज एसएनआर इज इक्वल टू ईबी बाय एनओ। तो ये दोनों सॉल्व करके हम ये निकाल सकते हैं कितना एसएनआर लगेगा नॉन कोहेरेंट बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग को टू अचीव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³। चलिए देखते हैं हमने ऑलरेडी ये सॉल्व करके रखा है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका जो नॉन कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एडब्ल्यूजीएन केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो हाफ e⁻ ईबी बाय एनओ है, जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया है ये चीज़। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है और अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू जो एसएनआर की वैल्यू वो मिल जाएगी, दैट कम्स अराउंड 11 dB। और सिमिलरली अगर रेलिक फीडिंग चैनल में उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो 1/2 प्लस गैमा और इसको जब हमने सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आती है 29.993113 dB। तो इससे एक महत्वपूर्ण चीज़ पता चलती है हमें इसमें कि आप अगर गौर से देखोगे तो फॉर एडब्ल्यूजीएन चैनल अगर आप देखोगे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 10⁻³ चाहिए नॉन कोहेरेंट बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में तो आपको जो एसएनआर की वैल्यू है वो अराउंड 11 dB यानी 12 टाइम्स मोर जो आपकी सिग्नल पावर है वो 12 टाइम्स मोर होनी चाहिए नॉइस पावर के मुकाबले। तो बेसिकली आपके जो सिग्नल पावर दैट शुड बी अराउंड 12 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू नॉइस पावर के मुकाबले आपका जो सिग्नल पावर है वो 12 गुना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो 12.42 एंड ईबी बाय एनओ जो ईबी के वैल्यू 12 टाइम्स मोर N0 के मुकाबले है। सिमिलरली अगर मैं ये चीज़ देखूँ रेलिक फीडिंग केस में तो उसकी वैल्यू अराउंड 1000 आती है, 998 अप्रॉक्सीमेटली 1000। तो इसमें आपकी जो वही चीज़ आपको 1000 गुना ज़्यादा चाहिए। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आती है कि रेलिक फीडिंग चैनल आपके सिग्नल को बहुत हद तक डिस्टॉर्ट करता है, डिग्रेड करता है। तो इसकी वजह से आपको और ज़रा सिग्नल टू नॉइज रेशियो चाहिए और ज़रा ईबी बाय एनओ चाहिए ताकि आप सेम परफॉर्मेंस मेंटेन कर सके फीडिंग चैनल में एज कंपेयर टू एडब्ल्यूजीएन चैनल। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है कि आपके रेलिक फीडिंग किस तरह से आपके सिग्नल को डिग्रेड करता है और आपको कितना अत्यधिक ईबी बाय एनओ चाहिए अगर आपको सेम परफॉर्मेंस चाहिए जो आपको एडब्ल्यूजीएन चैनल में मिल रहा था। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है रेलिक फीडिंग चैनल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं कि रेलिक फीडिंग किस लिए हम समझते हैं कि रेलिक फीडिंग इज अ वेरी डिजास्ट्रियस फीडिंग और ये किस तरह से सिग्नल को काफ़ी हद तक हैम्पर करता है। फॉर रेलिक फीडिंग चैनल हमने ऑलरेडी देखा है कि आपका जो फॉर रेलिक फीडिंग चैनल आपको इंस्टेंटेनियस एसएनआर होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पर बीटा होना चाहिए था, बीटा स्क्वायर ईबी बाय एनओ, तो वो हमने ऑलरेडी देखा और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमने 5.3 में देखा था, वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसका पीडीएफ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स 1/γ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाय गैमा।
इस फॉर्म में हम इसका PDF लिख सकते हैं, वेयर कैपिटल गैमा इज द एवरेज सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ द रेलिक फीडिंग चैनल। तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं 5.3 में, जहां हमने देखा था कि अगर रेलिक फीडिंग केस में जब आपका एम्पलीट्यूड जो है, जो चैनल गेन है वो रेलिक फीडिंग है, तो आपका जो SNR होता है, जो चैनल गेन का पावर के बेसिस पे जो लिखा जाता है, वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और उसका PDF हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं, चलिए आपने एक रिसीवर डिज़ाइन किया है जो एक स्मॉल गैमा के थ्रेशोल्ड पे काम करता है। लेट स्मॉल गैमा विद द डिजायर्ड SNR थ्रेशोल्ड एट विच एक्सेप्टेबल सिग्नल रिसेप्शन इज अचीव्ड। तो आउटेज प्रोबेबिलिटी हम इसका इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हमें आउटेज निकालना है कि समझो आपने कोई रिसीवर डिजाइन किया जिसका थ्रेशोल्ड ये स्मॉल गैमा है, और उस सिस्टम के लिए आपको आउटेज निकालना है और या CDF निकालना है, तो आप किस तरह से निकालोगे? आउटेज और CDF एक ही परफॉर्मेंस मेट्रिक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। CDF यानी आपका जो सिग्नल वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो बेसिकली कितने सारे सिग्नल वैल्यूज आपको थ्रेशोल्ड से कम है वो आपको CDF बताता है। सेम चीज़ आपका आउटेज है कि क्या प्रोबेबिलिटी आपकी जो सिग्नल है वो थ्रेशोल्ड से कम है। तो आउटेज और CDF दोनों सेम परफॉर्मेंस मेट्रिक है। तो हम CDF कैसे निकालेंगे? बेसिकली अगर हमने इंटीग्रेशन ऑफ PDF, अगर PDF को इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वी विल गेट द CDF। तो P ऑफ x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1 गामा एक्सपोनेंशियल माइनस x बाय गामा, और हमने इसका अगर इंटीग्रेशन ले लिया तो हमें इसका CDF मिल जाएगा। ये CDF काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने देखा ये एक्सपोनेंशियल का PDF है, ये एक्सपोनेंशियल PDF है, ये एक्सपोनेंशियल PDF है, और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है, और सिमिलरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है। तो आप CDF देखोगे, हम CDF बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके PDF का। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 एक्सपोनेंशियल माइनस स्मॉल गैमा बाय कैपिटल गैमा। तो ये एक पर्टिकुलर केस में जब स्मॉल गैमा जो आपका थ्रेशोल्ड है, और वो आपका जो थ्रेशोल्ड है वो इज इक्वल टू द एवरेज SNR, खासकर इस केस में तब आप ये ऑब्जर्व करोगे जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, जो आपकी CDF निकलेगी, आउटेज निकलेगी, दैट विल बी अराउंड 0.63 बेसिकली, यानी 63%। दिस इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि 63% टाइम्स 63% आपकी जो सिग्नल की जो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस सिग्नल की जो वैल्यू है, SNR है, वो एवरेज SNR से भी कम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस मेट्रिक है। इससे आपको ये पता चलता है अगर आपने थ्रेशोल्ड सेट किया रिसीवर पे वो सेम रखा है जो एक एवरेज वैल्यू का है, लेकिन फिर भी आपके जो सिग्नल जो इंस्टेंटेनियस SNR है वो 63% टाइम्स कम होगी ये एवरेज वैल्यू से। तो ये इसकी वजह से ये आपको बेसिकली दर्शाता है कि रेलिक फीडिंग चैनल कितने हद तक आपके सिग्नल को डिग्रेड करता है। तो अगर आपने रिसीवर का थ्रेशोल्ड सेम रखा है आपके एवरेज SNR से, फिर भी आपका सिग्नल जो है वो 63% टाइम, और इंस्टेंटेनियस SNR जो है वो 63% कम होगा एवरेज वैल्यू से। तो रिसीव सिग्नल इज ऑन एवरेज 63% लेस देन द एवरेज SNR। इट्स अ बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक है ये। तो इससे हमें तो इसको एलिविएट करने के लिए, इसको अगर हमें रिलेक फीडिंग के जो डिसएडवांटेजेस है, रिलेक फीडिंग की वजह से सिग्नल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे किस तरह से हम टैकल करेंगे, वो उसके बारे में हम आगे कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, जहां हम बेसिकली सिलेक्शन डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसकी मदद से हम रिलेक फीडिंग के जो डिसएडवांटेजेस है, रिलेक फीडिंग की वजह से जो सिग्नल में डिग्रेडेशन आ रही है, उससे किस तरह से ओवरकम करेंगे। तो ये हमने सिमुलेट किया है, इसके बारे में आप ट्यूटोरियल्स में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बस जस्ट मैं आपको एक इंसाइट दे रहा हूँ। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि आपका रिलेक फीडिंग चैनल एज कम्पेयर टू AWGN चैनल किस तरह से आपके सिग्नल को डिग्रेड करता है। तो ये हमने देखा था कि जो आपका AWGN चैनल है, ये BPS के मॉड्यूलेशन के लिए हमने प्लॉट किया है, ये मैटलैब में प्लॉट किया है। तो BPS के मॉड्यूलेशन में अगर आप गौर से देखोगे कि आपका जो AWGN चैनल है वो सॉर्ट ऑफ वाटरफॉल कर्व है, वो हमने देखा है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, वेरेज जो आपका जो रेलिक फीडिंग का कर्व है वो सॉर्ट ऑफ लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। अगर हमें 10⁻² प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए तो आप देखोगे, अगर सिर्फ 10⁻² प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए मेरे को, तो जो आपका EB बैनो जो BPS के AWGN में चाहिए रहेगा वो बहुत कम रहेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 dB के आसपास की ज़रूरत पड़ेगी।
वही रेलिक फीडिंग चैनल में आपको मोर देन 14 dB, क्योंकि ये कट भी नहीं हो रहा है, तो मोर देन, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो मोर देन 14 dB लगेगा। तो इससे आपको समझ में आता है कि फॉर सिंपलर मॉड्यूलेशन लाइक बीपीएस के, जो बीपीएस जो बेसिक मॉड्यूलेशन है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, उसमें भी अगर आपका रेलिक फीडिंग चैनल है तो आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल पावर लगेगी टू इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम परफॉर्मेंस मीट्रिक जो आपको AWGN में मिल रहा था। जैसे आपको AWGN में अगर 10⁻2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए तो आपको बस 5 dB SNR की और EB बैनो की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको रेलिक फीडिंग में वही अराउंड 14 to 15 dB EB बैनो की जरूरत पड़ेगी अगर 10⁻2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपको मेंटेन करनी है। सिमिलरली हमने अभी तक सिर्फ रेलिक फीडिंग के बारे में पढ़ा है। मैं सिर्फ ब्रीफ इंसाइट्स रीसेंट फीडिंग के बारे में भी दूंगा। रीसेंट फीडिंग बेसिकली एक एक्सटेंशन है रेलिक फीडिंग का, जहाँ पर एक जो रेलिक फीडिंग में जैसे हमने देखा था हर एक कंपोनेंट है वो नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है। रीसेंट फीडिंग में एज्यूम किया जाता है कि एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट भी है। तो अगर आपको याद होगा हमने रेलिक फीडिंग में इस तरह से पढ़ा था कि अगर आपका रिसीवर है इस तरह से, तो बेसिकली ये यूनिफॉर्म स्कैटरिंग इन्वायरमेंट है जहाँ हर तरह से आपकी जो सिग्नल है स्कैटर होके रिसीवर पे आ रहे हैं। इसकी वजह से हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम का उपयोग करके ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका जो सिग्नल है वो रिसीव सिग्नल है वो गॉसियन है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रेलिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो फेज होगा वो होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये एजम्पशन ना मान के अगर हम ये एजम्पशन माने कि एक ट्रांसमीटर से आपका जो ट्रांसमीटर है, अगर आपका एक ट्रांसमीटर है और वो आपको ये TX है और आपके एक रिसीवर पे सिग्नल जा रहा है और एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है, एक अगर डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है इसमें, तब इस टाइप के चैनल को हम जनरली रिसेंट फीडिंग चैनल बोलते हैं। तो रिसेंट फीडिंग चैनल में बेसिकली आपके लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स भी होते हैं और एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट होता है प्लस लार्ज नंबर ऑफ नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स। एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट और लार्ज नंबर ऑफ नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर इस टाइप के चैनल को हम इस टाइप के चैनल से का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करें तो हमें इस तरह की कर्व्स मिलती है। इसकी परफॉर्मेंस जनरली रेलिक फीडिंग चैनल से बेटर होगी क्योंकि एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट भी है। मैं इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह में नहीं जाऊंगा, वो आपको ट्यूटोरियल्स में भी कवर हो जाएंगे या तो बहुत सारे बुक्स भी हैं, क्योंकि रेलिक फीडिंग में जैसे मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट फीडिंग है और काफ़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू रीसियन और नाकाकामी फीडिंग। इसलिए हम सिंपली ज़्यादा डिटेल्स में रेलिक फीडिंग के बारे में मैंने आपको ज़्यादा जानकारी दी है। रीसियन फीडिंग और नाकाकामी फीडिंग के बारे में मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंसाइट्स दे रहा हूँ। तो रीसेंट फीडिंग में अगर आप देखोगे सिमुलेशन तो इसका एक के फैक्टर है। के फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि आपका रेशियो क्या है डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट से और नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट में। तो व्हेन k इक्वल टू 0 में मीन्स आपका जो कोई डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं है। ये k इक्वल टू 0 बेसिकली इट मीन्स इट्स अ रेलिक फीडिंग। जब k इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब जो चैनल है वो रेलिक फीडिंग चैनल ही है। और जैसे आप k की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो बेसिकली ये AWGN चैनल की तरफ मूव करता है। जैसे k की वैल्यू बढ़ेगी तो यानी आपके जो डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है उसकी पावर बढ़ रही है, इसलिए आपके जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। और जनरली k की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी या टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी तो जो रीसेंट फीडिंग चैनल है इट विल बी कन्वर्टेड टू अ AWGN चैनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अगर k इक्वल टू 0 है दैट मीन्स रीसेंट फीडिंग चैनल रिड्यूसेस टू अ रेलिक फीडिंग चैनल। तो जब k की वैल्यू 0 है तो रीसियन will be equal to relic फीडिंग। और जब k की वैल्यू इन्फिनिटी है तो रेशियन जो वैल्यू होगी रेशियन होगी वो हो जाएगी AWGN चैनल के जैसे। तो इसलिए आप ये कर्व्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो जब k इक्वल टू 0 है तो उसके परफॉर्मेंस बहुत सिमिलर है जो रेलिक फीडिंग के टाइप के जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जैसे k की वैल्यू बढ़ रही है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है क्योंकि आपका डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है वो बढ़ रहा है और नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट्स की जो पावर है वो कम हो रही है। और जैसे k की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी यानी आपकी जो एक सिर्फ डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट ही है उसमें और कोई फीडिंग पैरामीटर नहीं है तो वो इट विल बिहेव लाइक वो एक AWGN चैनल की तरह बिहेव करेगी, एक वाटरफॉल कर्व की तरह बिहेव करेगी। आप दोनों में यही ऑब्जर्व कर सकते हो BPS के मॉड्यूलेशन में भी और 16 QAM मॉड्यूलेशन में भी। जैसे आपकी k की वैल्यू बढ़ रही है तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है और जैसे k की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी तो AWGN चैनल की तरफ बढ़ जाएगी। रेशियन फीडिंग चैनल रिड्यूसेस टू अ AWGN चैनल अगर k की वैल्यू इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है।
तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व, ये चीज़ आपको इसमें दर्शाया है। तो ये इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्वियसली 16 को एम की परफॉर्मेंस ख़राब है एज़ कम्पेयर टू BPSK के, क्योंकि 16 को एम में हमने पढ़ा भी था कि 16 को एम में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू BPSK। तो ऑब्वियसली बात है 16 को एम का जो परफॉर्मेंस है वो BPSK के मुकाबले ख़राब होगा। और ये भी जैसे मैंने BPSK में जैसे हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ पर भी वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे K की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। तो ये बेसिकली रीसेंट फेडिंग का एक ब्रॉड इंसाइट मैंने आपको इस स्लाइड में दिया है। सिमिलरली एक और फेडिंग मॉडल है, वो है नाकागामी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, काफ़ी विस्तार से हमने रेलेक फेडिंग के बारे में पढ़ा, उसका हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी डिराइव किया फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स, और हमने देखा रेलेक फेडिंग बेसिकली किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, और उसके बेसिस पे हमने PDF निकाला, उसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाला रेलेक फेडिंग में। उसके बाद हमने रीसेंट फेडिंग के बारे में जस्ट ब्रीफली पढ़ा। हमने सिर्फ ये देखा कि रीसेंट फेडिंग इज एक्सटेंशन ऑफ रेलेक फेडिंग फॉर डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट। तो रेलेक फेडिंग में जैसे मैंने बताया सब कंपोनेंट नॉन लाइन ऑफ साइट होते हैं, रीसेंट फेडिंग में एक डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट होता है। उसके अलावा एक और फेडिंग है, वो भी हम जस्ट संक्षेप में पढ़ेंगे, वो है नाकागामी फेडिंग। ये बेसिकली मल्टीपाथ क्लटर्स को मॉडल करने के लिए जनरली यूज होता है फॉर अर्बन सिनारियोज। तो इसमें भी जो वैल्यूज है वो देखो कि m=1 इट रिड्यूसेस टू रेलेक फेडिंग फॉर m=1। इसको हम जनरली m नाकागामी फेडिंग भी बोलते हैं। और m जो है वो नोट करेंगे, m मॉड्यूलेशन इंडेक्स नहीं है, ये m जो है वो फीडिंग पैरामीटर है फॉर नाकागामी फेडिंग। ये m जो है वो फीडिंग पैरामीटर, जैसे m की वैल्यू कम होगी तो बेसिकली आपकी जब m की वैल्यू कम होगी तो फीडिंग ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी आपकी फीडिंग कम होती रहेगी। तो जैसे m=1 डिनोट्स अ रेलेक फेडिंग और m=∞ डिनोट्स अ नो फेडिंग और AWGN केस। तो जैसे हमने राइसियन फेडिंग में भी देखा था कि जैसे k की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इट इज़ रेलेक फेडिंग, और जैसे k टेंड्स टू इन्फिनिटी इट रिड्यूसेस टू AWGN फेडिंग। जैसे हमने वही वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे k=0 डिनोट्स अ रेलेक, दैट मीन्स सब कंपोनेंट जो है वो नॉन लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट है, कोई डोमिनेंट लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट नहीं है। और जैसे k टेंड्स टू इन्फिनिटी इट विल रिड्यूस टू AWGN चैनल। सिमिलरली नाकागामी फेडिंग में भी यही होता है, जब m=1 होता है वो होता है जनरली रेलेक, और m=∞ और m टेंड्स टू इन्फिनिटी विल गो टू AWGN चैनल। तो जो राइसियन और नाकागामी वो स्पेशल केसेस है, बेसिकली दे आर मोर जनरलाइज्ड फेडिंग पैरामीटर्स, so they are more generalized feeding scenarios as compared to relic feeding। इसमें वही चीज़ ऑब्जर्व करोगे आप, जैसे m की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी जो फीडिंग की वजह से जो डिस्टॉर्शंस है वो कम हो रही है, और जो चैनल है वो मोर और मोर AWGN की तरफ मूव कर रहा है। तो ये है नाकागामी फीडिंग के बारे में। और इसके बारे में अगर आपको और विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो सम पार्ट्स ट्यूटोरियल्स में कवर होंगे, और इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स भी अवेलेबल है बुक्स में, ऑनलाइन में, जहाँ पर नाकागामी फीडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो मेन जो हमने इस कोर्स में पढ़ा है वो है रेलेक फीडिंग, क्योंकि वो बहुत डोमिनेंट फीडिंग है और काफ़ी हद तक वो मोस्ट ऑफ द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट को मॉडलिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी तक हमने जो देखा वो देखा कि रेलेक फेडिंग की वजह से हमारे सिग्नल में क्या डिस्टॉर्शंस होती है। बेसिक रेलेक फेडिंग वी हैव सीन कि हमने देखा कि अगर आपका जो एवरेज SNR है और थ्रेशोल्ड दोनों सेम है तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो आउटेज है वो अराउंड 63% होगी। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि आपको रेलेक फेडिंग में काफ़ी हद तक ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी हद तक ज़्यादा SNR की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको सेम परफॉर्मेंस मेंटेन करना पड़ता है जो आपको AWGN चैनल में मिल रहा था। हमने एक एग्जांपल देखा BPSK में कि आपको अराउंड 14 dB SNR चाहिए आपको 10⁻² प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मेंटेन करने के लिए रेलेक फीडिंग में, एज कम्पेयर टू ओनली 5 dB जो आपको AWGN में लग रहा था। तो आपने ये अब तक ऑब्जर्व किया कि रेलेक फीडिंग जनरली सिग्नल को काफ़ी हद तक डिस्टॉर्ट करता है। तो इसका एलिवेशन कैसे कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, इसको किस तरह से हम इसके परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण तरीका है वो हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी अगर संक्षेप में बताया जाए, डाइवर्सिटी इन द सेंस आपको एक एडिशनल पाथ दिया गया है और एक एडिशनल वे दिया गया है ताकि आप एक जगह की जगह से दूसरी जगह से आप सिग्नल को कम्युनिकेट कर सकेंगे।
तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने। समझिए आपका आप किसी शहर या गांव या कहीं पर भी हो जहां आपको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और आपका एक ही रास्ता है ए और बी के बीच में। तो आपको यही रास्ता लेना पड़ेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। समझिए ये रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो आप ए से पॉइंट बी तक नहीं जा सकते। तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो है, अगर समझिए 10 में से एक बार ही रास्ता ब्लॉक हुआ तो आप बोलोगे कि 10% ऑफ टाइम, मतलब 10% टाइम में ये रास्ता ब्लॉक होता है। 90% टाइम रास्ता ब्लॉक नहीं होता, 10% टाइम रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी के जाने के एक रास्ते के अलावा एक और रास्ता है ए और बी के बीच में जाने के लिए, और ये जो दो रास्ते दोनों इंडिपेंडेंट है और अनकोरिलेटेड है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये रास्ता ब्लॉक हो तो ये रास्ता हो सकता है ब्लॉक हो या ना हो, कोई इससे ये उस पर निर्भर नहीं करेगा कि पहला रास्ता ब्लॉक है। सिमिलरली अगर ये रास्ता ब्लॉक हो, दूसरा रास्ता ब्लॉक हो, तो ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि पहला रास्ता ब्लॉक हो। तो ये यानी बेसिकली ये जो दोनों रास्ते हैं वो इंडिपेंडेंट है, यानी एक रास्ते में कुछ भी हो दूसरे रास्ते पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये केस है तो अगर समझिए आपको ए से बी में जाना था, अगर पहला रास्ता ब्लॉक हो तो आप ऑब्वियसली ये रास्ता ले सकते हैं। तो एक मैं इसमें कलर में तो अगर ये रास्ता ब्लॉक हो ए और बी में तो आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक रास्ता ब्लॉक हो, अगर दोनों रास्ता इंडिपेंडेंट है, अनकोरिलेटेड है, दोनों में कोई लगाव नहीं है और बेसिकली उसमें दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो अगर एक भी रास्ता ब्लॉक हो तो आप दूसरा रास्ता आराम से ले सकते हैं और फिर भी आप ए से बी में जा सकते हो। इसको बोलेंगे हम कि ये दो पाथ इंडिपेंडेंट है और इसको बोलेंगे डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2। इसी तरह से हम सिग्नल के बारे में अगर बात करें, अगर ए और बी के बीच में कोई शैडोइंग आ जाए, कोई ब्लॉकेज आ जाएगा, ये रास्ता ब्लॉक हो, तो ए से बीच में अगर कोई दूसरा रास्ता भी हो तो ए सिग्नल ए से बीच में बी के बीच, ये दूसरे रास्ते से सिग्नल ए से बी तक पहुंच सकता है। जैसे ट्रांसमीटर एक्सेस पॉइंट हो गया, एक्सेस पॉइंट से मोबाइल फ़ोन हो गया या तो बेस स्टेशन से मोबाइल फ़ोन हो गया, तो ये दूसरे रास्ते से सिग्नल पहुँच सकता है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2 है, क्योंकि अगर एक रास्ते ब्लॉक हो तो दूसरा रास्ता वो ले सकता है। सिमिलरली अगर मैं एक और रास्ता ऐड कर दूं ए और बी के बीच में और ये बोलूं कि ये रास्ता भी ये दो बाकी दोनों रास्ते से पे निर्भर नहीं है, अगर ये दो रास्ते भी ब्लॉक है तो तीसरा रास्ता ब्लॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये रास्ता जो है वो बाकी दोनों रास्ते से भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर समझिए ये रास्ता ही ब्लॉक हुआ, ये रास्ता ही ब्लॉक हुआ, तो एक सिग्नल जो है वो ए से बी में तीसरे रास्ते से भी पहुंच सकता है। इसको हम बोलेंगे, जब तीन इंडिपेंडेंट रास्ते हुए ए से बी में जाने के लिए, तो हम बोलेंगे इसको डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 3। यानी यहाँ 3 इंडिपेंडेंट पाथ है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने के लिए। अगर तीनों ही रास्ते ब्लॉक हुए तो ही आप ए से बी में नहीं जा सकते, अगर एक रास्ता ब्लॉक हो तो भी आप जा सकते हो, 2 रास्ते ब्लॉक हो तो भी आप जा सकते हो ए से बी की तरफ, इसलिए क्योंकि इसमें है 3 इंडिपेंडेंट पाथ्स है, इसलिए हम बोलेंगे इसको डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 3। तो इसको देखते हैं, इसको समझने की और कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से आपके सिग्नल को हेल्प करता है। आपको कुछ एक अच्छी खासी इंसाइट मिल गई होंगी कि अगर एक रास्ता ब्लॉक तो दूसरा से जा सकते, तो बेसिकली इससे आपको ये होगा कि आपकी जो सिग्नल है उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली आएगी। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी के लिए और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम एक एक्स्ट्रा पाथ ऐड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस में, खासकर बिट रेट परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, चलिए एक सिंपल मॉड्यूलेशन स्कीम देखते हैं। पहले बीपीएस की हमने बहुत विस्तार में पढ़ा है, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, इसे हम बाइनरी एंटीपोडल सिग्नल से बोलते हैं। बाइनरी एंटीपोडल सिग्नल जो हमने पढ़ा था, कॉस और माइनस कॉस और साइन और माइनस साइन, तो ये बाइनरी एंटीपोडल सिग्नल भी बोलते हैं इसे। और ये समझिए एस ऑफ टी इस बाइनरी एंटीपोडल सिग्नल जो ट्रांसमिट हुआ है, और आर ऑफ टी जो रिसीवर पे रिसीव हुआ है, आर ऑफ टी जो रिसीवर पे रिसीव हुआ है, और एन ऑफ टी जो इसमें एडब्ल्यूजीएन नॉइज है, एस ऑफ टी जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है, और ए जो है इसमें वो एक चैनल गेन है जो इस पीडीएफ से हम डिनोट कर रहे हैं। और जो इस पीडीएफ का अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें 2 डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। जो डेल्टा है इसको हम बेसिकली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं, जो उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, इस पे इसकी वैल्यू दी गई है। तो इसको जैसे डेल्टा ऑफ ए है, इसको हम डेल्टा ऑफ ए माइनस 0 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो एग्जिस्ट करेगा वो सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करेगा, जब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी वो
एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली a माइनस टू जो डेल्टा a माइनस टू का मतलब होता है ये उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जब a की वैल्यू 2 होगी। जब a की वैल्यू 2 होगी तो उसी पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली चैनल गेन का इस फॉर्म में इसको बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना। आप बस ये समझो कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उसकी वैल्यू दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि a की वैल्यू जो डेल्टा a माइनस जीरो, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जब a की जो वैल्यू है 0 लेने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है और a की वैल्यू 2 लेने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है। तो इसको और डिटेल में इस तरह समझते हैं हम, जो हमने ऑलरेडी देखा इसका चैनल का जो PDF है वो P ऑफ A है 0.1 डेल्टा A प्लस 0.9 डेल्टा 0.9 A माइनस 2। इसका मतलब ये है कि जो A की वैल्यू, अगर A की वैल्यू 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी A इक्वल टू 0 है वो है 0.1 और A की वैल्यू अगर 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी है A इक्वल टू 2 इज 0.9। बहुत ही सिंपल, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, दो पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, A इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है और A इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट करता है और A इक्वल टू 0 की जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो 0.1 है और A इक्वल टू 2 की जो प्रोबेबिलिटी है 0.9 है और टोटल सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ये सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1 है। बहुत ही सिंपल है। अब हम इस चैनल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालना है और हमने ये बताया है कि जो आपकी जो रिसीव सिग्नल है वो प्लस माइनस ए एस ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी है। आपने एस ऑफ टी ट्रांसमिट किया है, आपको रिसीवर पर आर ऑफ टी मिला है और एन ऑफ टी जो AWGN नॉइज है और ये जो ए है वो बेसिकली आपका चैनल गेन है और चैनल गेन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से डिफाइन की गई है कि आपकी जो चैनल गेन है वो दो वैल्यू ले सकता है, या तो 0 ले सकता है या तो 2 ले सकता है और प्रोबेबिलिटी जो 0 लेने की, A की जो 0 लेने की प्रोबेबिलिटी वो 0.1 है और A की 2 लेने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है और प्लस माइनस बेसिकली डिनोट करता है आपका BPS के ट्रांसमिशन है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, जो हमने BPS के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालें तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर P फॉर दिस चैनल विल बी, पहले हम देखेंगे कि क्योंकि चैनल गेन दो प्रोबेबिलिटी ले सकता है तो पहला हम लिखेंगे 0.1, ठीक है, क्योंकि वो A की वैल्यू 0 हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, Q फंक्शन ऑफ 2EB बाय NO A स्क्वायर। तो जैसे मैंने यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कैसे, Q फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर EB बाय NO, ये हमने यहाँ पर भी मेंशन किया क्योंकि ये BPS के है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 2EB बाय NO हो। तो हमने पढ़ा, याद है अगर आपको याद होगा तो हमने X को इंस्टेंटेनियस SNR की तरह से डिनोट किया था और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं QPS के लिए, सॉरी BPS के लिए 2A स्क्वायर EB बाय NO। A स्क्वायर जो है वो चैनल गेन है और 2EB बाय N0 जो है हमने ऑलरेडी देख चुके हैं वो BPS के का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है मल्टीप्लाइड बाय द चैनल गेन, क्योंकि A जो आपका चैनल गेन है। तो हमने याद होगा हमने इस फॉर्म में पढ़ा था इसको, Q फंक्शन ऑफ 2 बीटा स्क्वायर EB बाय N0। जो बीटा जो था वो चैनल गेन था और बीटा को हमने यहाँ पर A से रिप्लेस कर दिया क्योंकि A में यहाँ पर चैनल गेन और A की PDF हमें ऑलरेडी दी गई है और A दो वैल्यू ले रहा है, A 0 भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है उसकी दो वैल्यूज हो उसकी वो इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि एक 0.1 की प्रोबेबिलिटी में है और एक 0.9 की प्रोबेबिलिटी में है। Q फंक्शन ऑफ अगेन 2EB बाय N0 A स्क्वायर, ठीक है। तो एक 0.1 प्रोबेबिलिटी तो A की वैल्यू 0 है तो हम इसको 0.1 Q फंक्शन ऑफ 0, क्योंकि 0.1 प्रोबेबिलिटी में A की वैल्यू 0 है और जब 0.9 प्रोबेबिलिटी में A की वैल्यू है 2 तो ये आ सकता है आपका 8EB बाय N0। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको मैं 0.1 इंटू Q ऑफ 0 विल बी, Q ऑफ 0 जो तो इसकी वैल्यू 0.5 होती है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.05 प्लस Q फंक्शन ऑफ 8EB बाय N। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर दूसरे कलर में लिखूँ
जो आपके इस कलर में ब्लू कलर में लिखूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है जो पूरे सिग्नल का है, जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसको यहाँ से मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वो 0.05 प्लस क्यू फंक्शन ऑफ 8 AB/N। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आप क्या पता चलता है, अगर आपकी EB/NO की वैल्यू इन्फिनिटी भी चली जाएगी, अगर आपने एज्यूम किया कि आपके पास इनफाइनाइट ट्रांसमिट पावर है, फिर भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो 0.05 में आके सिमट जाएगी, उससे कम आप कर ही नहीं सकते हो। इससे हम जनरली बोलते हैं इररेड्यूसिबल एरर फ्लोर। इसे हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल एरर फ्लोर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने EB की वैल्यू इन्फिनिटी भी कर दी, तो इससे कम आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जा नहीं सकती। अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो अगर आप EB/NO मैंने x एक्सिस में रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर y एक्सिस में रखा है, जिसे हमने ऑलरेडी पहले भी किया है, तो ये आपकी कितना भी आप काफ़ी एक थोड़े तक नीचे जाएगी, बाद में जाके ये 0.05 पे जाके सिमट जाएगी। तो अगर आप EB/NO इनफाइनाइट भी कर दो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कांस्टेंट रहेगी 0.05 में, यानी आपकी हर 100 बिट्स में 100 बिट्स में 5 बिट एरर में हमेशा रहेगी। यानी आप बेस्ट परफॉर्मेंस जो आपकी मिल सकती है वो है 95%। उससे ज़्यादा आपकी, उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिल नहीं सकती, यानी आपकी हमेशा 5% एरर प्रोबेबिलिटी रहेगी, आप कितना भी EB/NO बढ़ा लें। तो ये एक एग्जाम्पल है अगर चैनल फीडिंग, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है क्योंकि आपका चैनल गेन जो है 10% ऑफ द टाइम ज़ीरो हो जा रहा है। ज़ीरो इन द सेंस चैनल में पूरा ब्लॉक हो जा रहा है चैनल 10% ऑफ द टाइम, और उसकी वजह से कोई ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो 0.05 में रुक जाएगा, यानी 10% टाइम आपका कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, यानी वर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो आपको मिल रही है वो 0.05, ठीक है। सॉरी, बेस्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो मिलेगी वो 0.05, उससे कम आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपको मिल ही नहीं सकती। अब चलिए इसी एग्जांपल को, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया है कि आपके जो नोन एज द एरर फ्लोर, ये EB/NO जब इन्फिनिटी जा रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपकी 0.05 पे आके सिमट जाएगी। अब मैं ये एज्यूम करता, पहले हमने देखा कि आप जो आपने ट्रांसमिट किया, आपने अभी ये इस एग्जांपल में जो हमने देखा, आपने ट्रांसमिट किया S(t), आपने रिसीव किया R(t). मैं इसका वापस से कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर देता हूँ। मैंने ट्रांसमिट किया S(t) और मैंने रिसीव किया R(t), और एक ही पाथ है S(t) और R(t) के बीच में, और ये पाथ को बेसिकली चैनल गेन है A, जो कि वैल्यू 0 भी ले सकता है और 2 भी ले सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने देखा, जो प्रोबेबिलिटी है A0 इज़ 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A टेकिंग अ वैल्यू ऑफ 2 हमने देखा वो है 0.9। नाउ हम ये एज्यूम करते हैं, समझिए S T और R(t) के बीच में एक एडिशनल पाथ है। चलिए हम ये इसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, पहले हमने देखा कि S(t) और R(t) के बीच में एक ही पाथ है, और वो पाथ का हमने गेन A के माध्यम से डिनोट किया था, और एक कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 0, एक कैन टेक अ वैल्यू ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 हमने बताया था वो 0.1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A टेकिंग अ वैल्यू है वो 0.9 है, और इसके बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकाला, और इस पर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 0.05 व्हेन EB/NO टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी आपके बेस्ट के सिनारियो यही होगी 0.05, उससे कम आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपको मिल नहीं सकती है। अब हम ये एज्यूम करते हैं, समझिए S(t) और R(t) के बीच में दो पाथ है, एक A1 है, इसको मैं इस तरह से डिनोट कर दीजिए मेरे को, और S(t) और R(t) के बीच में दो पाथ है, एक A1 है और एक A2 है। अभी दो पाथ हो गए S(1t) और R(t) के बीच में, तो इसमें आ गया डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ 2, इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी बाद में प्राप्त करेंगे। तो समझिए, पहले इसमें एक ही पाथ था A, जो इसके बेसिस पे हमने देखा था पहले एग्जाम्पल में। अब सेकंड एग्जाम्पल में हम ज्यूम कर रहे हैं कि S(t) और R(t) के बीच में दो पाथ है, A1 और A2, और A1 की वैल्यू वही है कि A1 भी दो वैल्यू ले सकता है, A1 भी दो वैल्यू ले सकता है, 0 और 2। इसकी प्रोबेबिलिटी है
सॉरी इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, probability A1 taking a value of 0 is again 0.1 है और probability A1 taking a value of 2 is again 0.9. Similarly A2 भी दो वैल्यू ले सकता है 0 और 2. Probability A2 taking a value of 0 is again 0.1 and probability A2 taking a value of 2 is 0.9. तो आपके दो पाथ्स हैं, दोनों पाथ इंडिपेंडेंट है A1 और A2 और A1 भी दो वैल्यू ले सकता है 0 और 2 और A2 भी दो वैल्यू ले सकता है 0 और 2 और दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो अब इसमें 4 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, 4 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं A1 और A2 के, या तो A1 भी 0 है और A2 भी 0 है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0। इसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालूंगा यहाँ पर कि दोनों प्रोबेबिलिटी A1 भी 0 है और A2 भी 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01। सेकेंड केस ये हो सकता है A1 0 है A2 2 है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट पाथ है, पहला पाथ अगर चैनल गेन 0 सेकेंड पाथ का 2 भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.1 इंटू 0.9 इज 0.09। सेकेंड केस होता है A1 2 है A2 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.9 इंटू 0.1 विल बी इक्वल टू 0.09। फोर्थ केस क्या हो सकता है A1 भी 2 है A2 भी 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 इंटू 0.9 0.81। अगर आप देखो टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट पाथ है, सिंस आपके पास दो इंडिपेंडेंट पाथ है तो आपकी दोनों पाथ में इंडिपेंडेंट वैल्यूज हो सकती है, A1 भी 0 हो सकता है 2 हो सकता है, A2 भी 0 हो सकता है 2 हो सकता है। A1 और A2 दोनों कब 0 होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। A1 2 और A2 0 कब हो सकता है 0, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.09 है। A1 0 और A2 2 कब उसकी प्रोबेबिलिटी 0.09 है और A1 और A2 दोनों 2 है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.81 है और सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 है। अब हम इसका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालें, इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालें तो इसमें कैसे आएगा, पहला केस ये हो सकता है कि दोनों पाथ अगर 0 हैं, तो पहला केस में आ सकता है दोनों पाथ अगर 0, A1 भी 0 है A2 भी 0 है, तो उसका आ जाएगा 0.01 Q फंक्शन ऑफ 2 EB बाय NO, क्योंकि दोनों पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0.09 Q फंक्शन ऑफ सेम रिपीट होगा प्लस 0.09 Q फंक्शन ऑफ प्लस 0.81 Q फंक्शन ऑफ, तो ये सेम वैल्यू यहाँ रिपीट होगी, सेम वैल्यू यहाँ रिपीट होगी, सेम वैल्यू से A1 A2, यहाँ पर जब पहले वाले में A1 A2 वैल्यू 0 0 होगी तो Q फंक्शन ऑफ 0 हो जाएगा, तो इसको फिर मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको पहले केस में 0.1 0.01 है तो A1 और A2 दोनों की वैल्यू 0 0 होगी, तो ये आ जाएगी आपकी Q फंक्शन ऑफ 0, ठीक है। अब 0.09 में A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगी Q फंक्शन ऑफ 8 EB बाय NO। सेकेंड में भी आ जाएगी Q फंक्शन ऑफ 8 EB बाय NO और EB बाय NO। तो ये हमने यहाँ पर देखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पहले 0.01 Q फंक्शन ऑफ 0, 0.09 Q फंक्शन ऑफ दिस, 0.09 Q फंक्शन, 0.81 Q फंक्शन ऑफ दिस। अगर मैंने ये सॉल्व किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आ जाएगी वो आ जाएगी 0.01 Q फंक्शन ऑफ 0 प्लस सम वैल्यूज, ये आ जाएगी 0.005 प्लस सम वैल्यूज। तो इसमें आप गौर फरमाओगे अगर हमने एक एडिशनल पाथ ऐड कर दिया, जैसे हमने देखा यहाँ पर एक एडिशनल पाथ ऐड कर दिया, उसकी वजह से आपके इसमें क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में जो वैल्यूज हो रही है वो आपकी जो एरर फ्लो होगी उसकी वैल्यू ये हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज इक्वल टू 0.005। वो 10 टाइम्स स्मॉलर है आपकी जो सिंगल पाथ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में थी। जो आपकी जो इररिड्यूसिबल एरर फ्लो है वो 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई है एज कम्पेयर टू सिंगल पाथ सिनारियो। सिंगल पाथ में आपको जब एक सिंगल पाथ था, जैसे आपके S ऑफ t और
आर ऑफ टी में जब सिंगल पाथ था उसका एरर फ्लो जो वैल्यू थी वो थी 0.05, और जब एस ऑफ टी और आर ऑफ टी में दो पाथ है तो इसकी जो एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिबल एरर फ्लो है 0.005। तो आप देखो 10 टाइम्स का रिडक्शन हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में सिर्फ एक एडिशनल पाथ डालने की वजह से। यानी आपकी जो इम्प्रूवमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में, जो आपके सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट है वो 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि आपका एरर फ्लो है जो 10 गुना कम हो गया है, ये रिड्यूसिबल एरर फ्लो है। तो जो प्रीवियस केस में अगर आप देखोगे, मैं अगर इसको वापस से प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो प्रीवियस केस में सिंगल पाथ के लिए अगर ये मिल रहा था आपको, सिंगल पाथ के लिए आपका अगर एरर फ्लो इस तरह का था 0.05, तो दो पाथ के लिए आपके एरर फ्लो का आपका एरर फ्लो, सॉरी ये आ गया, दो पाथ के लिए आपका एरर फ्लो 0.005 आ गया। ये वन पाथ के लिए है, ये टू पाथ्स के लिए। तो देखिए 10 टाइम्स का इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो यानी आपको 10 टाइम्स आपकी एरर प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई है एक एडिशनल पाथ ऐड करने की वजह से। ठीक है, तो इससे ये आपको बताता है कि बेसिकली डाइवर्सिटी कितना महत्वपूर्ण तरीका है आपके जो प्रॉब्लम से फीडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एरर प्रॉब्लम जो इतनी बढ़ जा रही है उसे कम करने का बहुत बढ़िया तरीका है एक डाइवर्सिटी। तो आप एक एडिशनल पार्ट डाल सकते हैं और एक एडिशनल या दो एडिशनल पार्ट डाल के आप सिस्टम को और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे जब हम सिलेक्शन डाइवर्सिटी, इक्वल गेन डाइवर्सिटी या मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग डाइवर्सिटी कंबाइंड टेक्निक्स के बारे में जब पढ़ेंगे, तो इसके बारे में और अत्यधिक मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप कैसे एक एडिशनल एंटीना स्पेस डाइवर्सिटी के माध्यम से आप कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हो एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो इसमें और आगे पूछा गया व्हाट इज एरर फ्लो इफ देयर आर 3 स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट पाथ। अभी तो हमने देखा कि दो पाथ की वजह से आपके एरर फ्लो में 10 टाइम्स का इजाफा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात एक और आपने एक और एडिशनल पाथ लगा दिया, समझिए एस ऑफ टी और आर ऑफ टी के बीच में, अगर पहले हमने देखा एक पाथ दूसरा पाथ एक को समझिए, तीसरा एक और पाथ लगा दिया आपने, इसमें और फर्दर कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है इस केस में एरर फ्लोर में। तो इसमें आप इसकी ऑब्वियस सी बात है कि आपको जब 10 टाइम्स इम्प्रूवमेंट, अगर एक पाथ से दूसरे पाथ में जा रहे हो, दूसरे पाथ से तीसरे पाथ में जा रहे हो, तो आपकी इम्प्रूवमेंट और 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका जो एरर फ्लोर होगा वो होगा वैल्यू 0.0005। 3 स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट पाथ, अगर 3 स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट पाथ है तो आपको जो इरिड्यूसिबल एरर फ्लोर होगा वो होगा 0.0005, यानी 100 टाइम्स इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू सिंगल पाथ एंड 10 टाइम्स इंप्रूवमेंट एज कम्पेयर टू टू पाथ सिस्टम। तो ये आपको बेसिकली हमने बताया कि डाइवर्सिटी की वजह से आपको सिस्टम में कितना इंप्रूवमेंट मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके आगे हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी कंबाइनिंग टेक्निक्स है, कितने जैसे पहले हम बेसिकली रिसीवर डाइवर्सिटी कंबाइंड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम रिसीवर पे अगर समझो आपने मल्टीपल एंटीनाज लगाया है तो आप मल्टीपल एंटीनाज को किस तरह से सिग्नल जो रिसीव हो रही है मल्टीपल एंटीनाज में किस तरह से आप उनको कंबाइन करोगे, या सिलेक्शन डाइवर्सिटी के माध्यम से, या तो फिर इक्वल गेन कंबाइनिंग के माध्यम से, या तो मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग के माध्यम से, और इससे आपको सिस्टम में कैसे आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है बिट रेट परफॉर्मेंस में, आउटेज के परफॉर्मेंस में, एज कम्पेयर टू अ सिंगल एंटीना सिस्टम जो आपका सिंगल पाथ होता है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में। तो इसके बारे में हम और अत्यधिक जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।